हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है आई फिजियोलॉजी की पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट आप ऊपर आई बटन पे है वो क्लिक करके वो देख सकते हो, जिसमें हमने वो बेसिक्स है वो देखा था। ये पार्ट सेकंड है। ओके, सो इस वाली वीडियो में हम रेटिना की स्ट्रक्चर, रॉड एंड कॉन सेल्स की स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म बिहाइंड विजन एंड जो भी फोटो रिसेप्शन में जो मैकेनिज्म होती है, एक्शन पोटेंशियल और जो सिग्नलिंग होती है, वो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे। एंड अकोमोडेशन एंड नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। सो सो यहाँ पे ये है प्रॉपर रेटिना की स्ट्रक्चर, जो कि हमने पीछे वो देखा था। रेटिना ये पूरा आई का स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे पीछे है वो एक रेटिना वाला पार्ट होता है, जहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स एंड ग्लियल सेल्स, ग्लियन सेल्स है वो पाई जाती है। ओके, जो कि लाइट को रिसीव करती है। ओके, सो ये रेटिना वाला पार्ट है। यहाँ पे ये आउटर सेगमेंट है रेटिना का, पिगमेंट लेयर। यहाँ पे लाइट ऑब्जॉर्व होती है। अगर लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस है तो वो उसमें दोनों में अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग सिग्नलिंग चलती है रोड सेल और कॉन सेल में। ये है यहाँ पे रोड सेल, या आप रोड सेल्स देख रहे हो, और ये है कॉन सेल्स पीछे है वो। दोनों ही सेल्स है वो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल से है वो जुड़ी रहती है। यहाँ पे ये नर्व सेल से है वो ये जुड़ी रहती है। दीज बोथ आर कनेक्टेड बाय द nerve cells. Okay, longitudinal nerve cells. Okay, and some of these longitudinal nerve cells are also interconnected by some amacrine cells. Okay, that's integrate the signals and both of the longitudinal nerves. Okay, ये दोनों longitudinal nerves को वो ये इंटरकनेक्ट करती है amacrine cells. Okay, ये भी एक नर्व सेल ही है, तंत्रिका कोशिका ही है. Okay, एंड यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स है, ये हॉरिजॉन्टल नर्व्स है, और सो ये यहाँ पे वो देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे बाईपोलर सेल्स है। ओके, सो यूनिपोलर, बाईपोलर, सो ये डिफरेंस टाइप की सेल्स होती है। तो यहाँ पे ये बाईपोलर सेल्स ही है ना, ये बाईपोलर सेल्स ही है, क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडी बीच में होती है बाईपोलर सेल्स में, और इधर की तरफ भी एक एक्सॉन वाला पार्ट होता है और उधर दूसरी तरफ भी एक्सॉन वाला पार्ट होता है। एक तरफ वो डेंड्राइट्स होते हैं, दूसरी तरफ एक्सॉन का टर्मिनल होता है, जो कि सिग्नल को आगे भेजता है। ये डेंड्राइट्स है वो सिग्नल को रिसीव करती है, तो इसलिए ये बाईपोलर है। ओके, एंड देन ये हॉरिजॉन्टल या फिर ये बाईपोलर सेल्स है वो आगे है वो दूसरी नर्व सेल से वो जुड़ी रहती है। एक साइनेप्स होता है बीच में, यहाँ से सिग्नल है वो इन लाइक ग्लियल सेल्स में वो ट्रांसफर हो जाता है। देन है वो सारा है वो सिग्नल इंटीग्रेट होकर दो ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से है वो जाती है, ऑप्टिक नर्व्स, जो कि ब्रेन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साइड है वो इसका सिग्नल है वो ले जाती है। ओके, सो अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रॉड एंड कॉन सेल्स। ओके, सो ये रॉड सेल है और ये कॉन सेल है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पिगमेंट एपिथेलियम सेल्स है, यहाँ पे कुछ मेनेलिन ग्रेन्यूल्स है, जो कि ऑब्वियसली मेनेलिन यहाँ पे सबसे पहले ये जो पिगमेंट एपिथेलियम है, यहाँ पे मेलेनिन अपन को दिखाई देता है रेटिना की जो आउटर लेयर है उसकी साइड में। ओके, सो मेनेलिन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, लाइक मेनेलिन इज a pigment found in like eyes and also found in skin and hair, as we all aware, and it's like also protect our skin or eyes from excessive light exposure. Okay, because it can absorb excessive amount of light. Okay, and so yeah, um, we can say protect the eye from excessive light exposure. Okay, then यहाँ पे रॉड सेल में यहाँ पे डिस्क आपको दिखाई दे रही है। ओके, बहुत सारी डिस्क यहाँ पे देखने को मिलती है इस रॉड सेल में। आउटर
पार्ट्स पे, टर्मिनल आउट इंटीरियर पार्ट पे ये बहुत सारी डिस्क आपको ऐसे देखने को मिलती है। इन डिस्क की अगर मेम्ब्रेन में अगर आप बात करोगे, एक डिस्क की अगर हम बात करें, बहुत सारी डिस्क यहाँ पे पाई जाती है, ऐसे बहुत सारी डिस्क पाई जाती है। यहाँ पे अगर ऐसे जूम आउट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर हम देखें तो वहाँ पे अपन को एक फोटो पिगमेंट है वो दिखाई देता है। फोटो पिगमेंट उसके अंदर होता है, उसकी मेम्ब्रेन में, डिस्क में। यहाँ पे फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन यहाँ पे देखने को मिलता है। और रोडोप्सिन एंड जो रिंग एक स्ट्रक्चर होती है रेटिनल, सिस रेटिनल और ट्रांस रेटिनल, तो वहाँ पे सिस रेटिनल हमको वो देखने को मिलता है जो कि कलर प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे रेटिनल और रोडोप्सिन दोनों अपन को वो देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे अगर डिस्क को अगर जूम आउट करें हम, तो यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन है ये, इसके अंदर हमको ये फोटो पिगमेंट्स यहाँ पे है वो देखने को मिल रहा है, रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन में यहाँ पे है वो सिस कंडीशन में अगर हमें रेटिनल है, ऑप्सिन है ये, यहाँ पे रोडोप्सिन, ऑप्सिन और रेटिनल दोनों है इसमें। ये ऑप्सिन वाला पार्ट है इसमें, ऑप्सिन वाला पार्ट है ये, ऑप्सिन वाला पार्ट। और ऑप्सिन वाले पार्ट में यहाँ पे एक रिंग हैविंग एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं रेटिनल। ओके, और बिकॉज इधर एक ये इसकी रिंग है, नीचे वाली साइड रिंग है, और अगर इसकी जो टेल है, टर्मिनल टेल, वो भी नीचे वाली साइड है तो ये सिस होता है। और वहीं अगर ये जो नीचे वाली साइड रिंग है इसकी, और इसकी जो ये टर्मिनल टेल है वो ऊपर की साइड है, तो ये ट्रांस फॉर्म में होता है, ट्रांस रेटिनल होता है ये। ओके, ट्रांस रेटिनल होता है। लेकिन ये जब सिस फॉर्म में होता है, इस वाली कंडीशन में होता है, तभी ये है वो ऑप्सिन के साथ में, यहाँ पे इस रोडोप्सिन के साथ में जुड़ा रह सकता है। ऑप्सिन के साथ में ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जुड़ा रह सकता है। अगर ये ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा तो ये इस रोडोप्सिन से हट जाएगा, इस ऑप्सिन के साथ से बाहर निकल जाएगा। और और जब भी ये यहाँ पे इंटीग्रेटेड रहता है, ओके, तभी इसको है वो ये कलर्ड होता है, कलर इसको प्रोवाइड रहता है। अगर ऑप्सिन इसके ये रेटिनल स्ट्रक्चर इसके साथ से हट जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा रोडोप्सिन, बिकॉज इसके साथ में रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग स्ट्रक्चर होने के कारण ही हम अपन को कलर प्रोवाइड होता है, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर ही लाइट को अब्जॉर्ब कर सकती है। ओके, सो अगर अपन देखें कि लाइट की कंडीशन है, अगर लाइट प्रेजेंस होती है, ओके, लाइट अगर प्रेजेंट होगी तो ये जो सिस रेटिनल है, इसके अंदर डिस्क के अंदर रोडोप्सिन होता है। रोडोप्सिन में अपन ने देखा था रेटिनल होता है एक ऑप्सिन के साथ में, तो वो सिस कंडीशन में रहता है। लेकिन लाइट अगर प्रेजेंट होती है तो लाइट है वो इस सिस कंडीशन को आइसोमेराइज कर देती है, रेटिनल को आइसोमेराइज करके सिस में से ट्रांस में कन्वर्ट कर देती है, सिस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण हमने देखा था कि ये जो ऑप्सिन से है वो ये रेटिनल हट जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रेटिनल वाला स्ट्रक्चर था वो नहीं रहा, और नहीं रहने के कारण ये कलरलेस हो गया है। ओके, कलरलेस ऑप्सिन में कन्वर्ट हो गया है, और कलरलेस ऑप्सिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन है वो ये आगे की है वो सिग्नलिंग है वो चलती है, जो फोस्फोडाइएस्टेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि साइक्लिक एएमपी को है वो ब्रेक करके सिंपल एएमपी में है वो कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आगे के सिग्नलिंग को बंद कर देते हैं। साइक्लिक एएमपी मीडिएटेड जो सोडियम आयन चैनल है उसको बंद कर देते हैं, वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि साइक्लिक एएमपी नहीं रहता है तो वो चैनल्स बंद हो जाते हैं। और उसके बाद में जब सिग्नलिंग पूरी हो जाती है तब ये देन वापिस से रीजनरेट होता है। रीजनरेट होने के लिए वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम होता है रेटिनल आइसोमेरेज, जो कि कन्वर्ट करता है ट्रांसफॉर्म को सिस रेटिनल में, ट्रांस रेटिनल को ये सिस रेटिनल में है वो ये कन्वर्ट कर देता है। एक एंजाइम होता है रेटिनल आइसोमेरेज, वो है वो ट्रांसफॉर्म को वापस से सिस रेटिनल में कन्वर्ट कर देता है। और क्योंकि वापस से सिस रेटिनल आ गया है तो वो वापस से ऑप्सिन के साथ में जुड़ सकता है। तो ये यहाँ पे इसका रीजनरेशन हो जाता है वापस से, जब सिग्नलिंग पूरी हो जाती है। सो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स है। Here we have some enzymes like retinol dehydrogenase. Okay, so now we have vitamin A in our blood. Vitamin A, we called it's retinol. Okay, vitamin A, we call vitamin A as a retinol. Okay, so like vitamin A, retinol. Okay, retinol. So what this enzyme
How this enzyme works, like retinol dehydrogenase convert this retinol into retinal. Okay, retinal. And another enzyme we have like retinal reductase uh, that can convert back to the retinal to retinol. Okay, so it can convert back retinal to retinol. Okay, and then we have a retinal isomerase. We have like retinal isomerase that can convert one form of retinal to another form, like if we have cis retinal, it can convert into trans, or if we have trans retinal, it can convert into cis retinal. Okay, so that's how retinal isomerase works. Okay, so retinal synthase that can synthesize retinal. Okay, so another enzyme. सो बिकॉज यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ये जो सिस रेटिनल वो ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होकर यहाँ पे इससे हट गया था ऑप्शन से, और ये जब कलरलेस हो रहा है, बिकॉज पहले कलर था, अब उसका मान लो कलर उड़ गया है कहने का मतलब, तो ये ब्लीचिंग हो गया ना, ब्लीच होना भी यही होता है। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को फोटो ब्लीचिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे ब्लीचिंग प्रोसेस होती है ये। ओके, सो like in about a minute, like trans retinal like completely separate from opsin in a minute. Okay, and like retinal is responsible for the color of photopigment. Okay, and so the separation of trans retinal from the opsin cause opsin to look colorless, and because of color change, and this part of the cycle is from bleaching of photopigment. Okay, and like if we talk about now mechanism of photoreceptor. Okay, so if you talk about dark condition in absence of light. Okay, so here we have retinal part, we have rod cells. Okay, and if light are absence, or we can say in dark condition, like we have cis retinal, in their structure, in rhodopsin structure, with cis retinal are integrated with the opsin part. Okay, no one can convert it into trans if light are absence. Okay, cis retinal. Okay, so cis retinal, if integrated with the opsin part, somehow a little bit changes in their structure, and because structure are changed, then the signaling or we can say this receptor are become inactivated. Okay, so यहाँ पे अगर ये inactivated है, तो इस सेल के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक जी कपल्ड प्रोटीन होता है। ओके, जी अल्फा बीटा एंड गामा, ये प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट रहेगा, ओके, इनएक्टिवेट रहेगा, तो ये यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर पाएगा फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को। ओके, एक फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम है, ये इसको इनएक्टिवेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम एक्टिवेटेड रहता है पहले से ही, गुआनाइल साइक्लेज। ओके, गुआनाइल साइक्लेज, ये एंजाइम क्या करता है, जीटीपी को कन्वर्ट करता है। ओके, जैसे एटीपी होता है वैसे ही जीटीपी होता है, गुआनाइल ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी को ये एंजाइम गुआनाइल साइक्लेज कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक जीएमपी फॉर्म में, जीटीपी को साइक्लाइज कर देता है। ओके, ये जो 5 नंबर पे जो फॉस्फेट होता है उसको 3 नंबर वाले OH के साथ में जोड़कर ये साइक्लाइज फॉर्म में है वो उसको कन्वर्ट कर देता है, साइक्लिक जीएमपी में है वो कन्वर्ट कर देता है। नाउ साइक्लिक जीएमपी बन जाता है, और साइक्लिक जीएमपी को वापस तोड़ के जीएमपी में कन्वर्ट करना, साइक्लिक फॉर्म को तोड़ने का काम ये एंजाइम करता है। क्योंकि ये इनएक्टिवेट है, क्योंकि ये सिग्नलिंग इनएक्टिवेट है, तो ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम इनएक्टिवेट रहता है, तो साइक्लिक जीएमपी को तोड़ने वाला कोई है नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली साइक्लिक जीएमपी को यहीं पे इसी की मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम आयन चैनल होते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सोडियम आयन चैनल होते हैं साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड। ओके, यहाँ पे इसको साइक्लिक जीएमपी चाहिए होता है। ये साइक्लिक जीएमपी जैसे ही बनता है ये यहाँ पे जुड़ जाता है साइक्लिक जीएमपी। ओके, साइक्लिक जीएमपी, और जैसे ही साइक्लिक जीएमपी सोडियम आयन चैनल पे जुड़ता है ये ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, और ओपन हो जाता है तो बाहर से बहुत सारे सोडियम है वो अंदर है वो आते हैं, और अंदर है वो बहुत सारे सोडियम आयन आ जाते हैं। सो जिससे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ओके, से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है अंदर, क्योंकि अंदर -80 मिली वोल्ट का यहाँ पे है वो एक्शन पोटेंशियल रहता है, तो जो कि वो डाउन आ जाता है बिकॉज प्लस आयन है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर आ जाते हैं, तो वो -80 से माइनस धीरे धीरे 60 आएगा, धीरे धीरे -40 आएगा, और जहाँ पे वो थ्रेशोल्ड को जैसे ही टच करेगा -40 -30 को, तो वो इवेंचुअली है वो प्लस -80 से है वो +20 एक्शन पोटेंशियल मिली वोल्ट में वो चला जाएगा अंदर की सेल मेम्ब्रेन में। यहाँ पे बहुत सारे सोडियम यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारे सोडियम, और जैसे ही सोडियम बहुत सारे आगे से आगे एक्शन पोटेंशियल चलता है। ओके, सो ये यहाँ पे है वो इस वाली मेम्ब्रेन पे, इस वाली मेम्ब्रेन पे यहाँ पे लास्ट में टर्मिनल एक्सॉन वाली मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे टर्मिनल एक्सॉन वाली मेम्ब्रेन पे बिकॉज एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं, जो कि एक्शन पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जब भी -80 से +20 पोटेंशियल अगर चेंज हो जाता है तब ये ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड, यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल होते हैं ये। ओके, चैनल होते हैं, और ये हो जाते हैं ओपन। ओके, ये ओपन हो जाएंगे तो बाहर से जो कैल्शियम है, बाहर से कैल्शियम है वो अंदर आने लगेगा। ओके, बाहर से कैल्शियम आने लगेगा अंदर, तो यहाँ पे बाहर से क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा अंदर। ओके, सो यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा, और बिकॉज कैल्शियम आ जाएगा तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल में पैक रहते हैं पहले से ही। ओके, सो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स पहले से ही एक वेसिकल्स में पैक रहते हैं, इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ओके, सो ये जो वेसिकल्स है बहुत सारी, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो कि आगे सिग्नलिंग को आगे इन्हीं की वजह से, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स की वजह से ही सिग्नलिंग आगे बढ़ती है। ओके, सो ये न्यूरोट्रांसमीटर बिकॉज कैल्शियम हमारे पास अवेलेबल है, तो कैल्शियम की वजह से ये मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये मेम्ब्रेन के साथ में अभी फ्यूज़ हो जाएंगे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़ हो जाएंगे बिकॉज कैल्शियम है, तो फ्यूज़न के लिए एक्सोसाइटोसिस के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। ओके, एक्सोसाइटोसिस होते ही अंदर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर निकल रिलीज हो जाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे से आगे सिग्नलिंग को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट वाली जो न्यूरॉन है इसके नीचे जो लॉन्गिट्यूडिनल न्यूरॉन जुड़ी हुई थी, बाइपोलर न्यूरॉन, उस न्यूरॉन में है वो उस बिकॉज यहाँ पे है वो नेक्स्ट वाली न्यूरॉन का डेंड्राइट्स था, डेंड्राइट वाला पार्ट था। ओके, और इस कनेक्शन को साइनेप्स हम बोलते हैं, पीछे वाली न्यूरॉन का एक्सॉन और आगे वाली न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला पार्ट होता है, दोनों का ये जो कनेक्शन है इसको साइनेप्स बोलते हैं। यहाँ पे ये साइनेप्स होता है, साइनेप्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट वाली न्यूरॉन को रिसीव होते हैं, और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव होते हैं नेक्स्ट वाली न्यूरॉन में, इस वाली नेक्स्ट वाली न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इस वाली न्यूरॉन में वोल्टेज गेटेड या फिर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है वो यहाँ पे होते हैं, सोडियम लाइगेंड गेटेड, तो लाइगेंड न्यूरोट्रांसमीटर है ही, वो लाइगेंड जैसे ही आता है वो सोडियम आयन चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, तो इसमें भी सोडियम बहुत सारे अंदर आते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है नेक्स्ट वाली न्यूरॉन में, और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वहाँ पे अगेन इसकी एक्सॉन वाली साइड में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल आ जाएंगे, और वो आगे से आगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके सिग्नलिंग भेजते हैं। और इसी तरह से ये जो फिजिकल या फिर हम बोले लाइट का ये जो सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में है वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट in light condition, okay, in light condition, like cis retinal due to light, cis retinal undergoes isomerization to trans retinal. Okay, to trans retinal, and we know that trans retinal will disintegrated uh, from with the opsin, and like after disintegration
After disintegration, like we can say isomerization of retinol cause activation of G protein. Okay, activation of G protein. Okay, activation of G protein. Okay, also known as transducin. Okay, activation of G protein, also known as transducin, and that transducin in turn activates an enzyme called phosphodiesterase. Okay, yeah, or we can say cyclic GMP phosphodiesterase. Okay, so phosphodiesterase enzyme now activate, and that break cyclic GMP into GMP. Okay, that can break the ring that are present in cyclic form of GMP and convert it into normal GMP. Okay, guanine monophosphate. Okay, and so this breakdown of cyclic GMP lowers the concentration of cyclic GMP in the cytosol and of the outer segment, and of this, like outer segments, now we have very low concentration of cyclic GMP. So the number of open cyclic GMP gated channel in the outer segment membrane is reduced. Okay, so cyclic GMP mediated sodium ion channel will reduce. Okay, and and also sodium inflow decrease. Okay, because we don't have any cyclic GMP which activates this which leads to open this channel. Now this channel will not be able to open, and sodium ions can't enter in these cells. Okay, so sodium ion will eventually reduce inside. Okay, and and eventually membrane potential drop to about like minus 65 millivolt. Okay, minus 65 millivolt to the plus 20 milliवोल्ट. ओके, सो जो पहले प्लस 20 millivolt था, जब पहले इन डार्क कंडीशन बहुत सारे सोडियम आयन आ गए थे बहुत सारे, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे प्लस 20 millivolt तक चला गया था. लेकिन अब यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी नहीं है लाइट कंडीशन में, तो ये सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, इनके नंबर है वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएंगे, तो वो प्लस आयन कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, माइनस 65 millivolt तक चला जाएगा, और हम बोल सकते हैं हाइपर पोलराइजिंग रिसेप्टर पोटेंशियल वहाँ पे है वो क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे अंदर की तरफ हाइपर पोलराइजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्रिएट हो जाएगा. ओके, so this hyperpolarization spread to the synaptical terminal. Okay, so this, like here we can say membrane potential again like hyper comes in hyperpotential situation, and this hyperpolarization spread all over towards the terminal side. Okay, minus 25 minus 65 millivolt, minus 65 millivolt. Okay, so like so that caused a decrease in the number of the open voltage gated calcium ion channel. Okay, so here we already know that at the terminal side we have voltage gated calcium ion channel which runs in activate form when the membrane potentials are in uh, depolarization stage. But now this membrane are in hyperpolarizing stage, so then the number of calcium voltage gated calcium ion channel will decrease, and calcium entry into the cell is reduced. Okay, now calcium can't enter in the cell, so calcium ions reduce inside the cells. Okay, that so now these neurotransmitters, vesicles having neurotransmitters can't be exocytosis. Okay, can't undergoes into the exocytosis process. Okay, and so यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे है वो, क्योंकि
कैल्शियम आयन चैनल की यहाँ पे नंबर कम हो जाते हैं, और ये वो ओपन है, वो जो नॉर्मल कैल्शियम अंदर आ रहे हैं उन्हीं से वो बहुत ही कम है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका, वो यहाँ पे वो एक्सोसाइटोसिस हो पाता है। इतना नहीं होता है जितना डार्क कंडीशन में है वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होते हैं। लाइट कंडीशन में बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल मेम्ब्रेन पे है, वो उनका नंबर भी कम हो जाता है, और नंबर कम होने के कारण कैल्शियम जो अंदर की साइड में है वो उनका नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्सोसाइटोसिस है वो भी डिक्रीज हो जाता है। इतना वहाँ पे अमाउंट है वो नहीं देखने को मिलता। नाउ वी टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट अकोमोडेशन। सो यहाँ पे हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, कभी हम वो अचानक से वो दूर डिस्टेंस, ज़्यादा लंबी डिस्टेंस वाली चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पे वो लंबी डिस्टेंस वाली चीज़ों को देखने के लिए आई के लेंस को वो उसकी शेप को वो अलग तरीके से वो मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, अचानक से हम वो बहुत ही नज़दीक डिस्टेंस वाली चीज़ को देखते हैं, तो विद इन अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स हमारी आइज़ का लेंस है वो उसकी शेप में कुछ चेंजेस आता है, जो कि वो चेंज आता है क्योंकि उस कम डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट को वो देखने के लिए, यहाँ पे उसको फोकस करने के लिए उसके लेंस में वो चेंजेस करना पड़ता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, सो द एबिलिटी ऑफ द आइज लेंस to the eyes lens to the adjust its shape in order to focus an object at a different distance. Okay, for maintain clear vision, especially when transitioning between near and distance object, right? Okay, so like, so eyes lens adjust its shape for like for focusing on object at like different distance. Okay, now a term comes regarding this accommodation. Presbyopia is a disease, like uh, uh, as we aged, or we can say in aged person, the flexibility of this lens, eye lens, uh, decreased. Okay, and leading to this condition called presbyopia. Okay, so in age, so like aged, in aged person, so we can say lens flexibility decrease, which leads to this condition presbyopia, and like in this condition it result in difficulty in focusing on a close up object. Okay, so we can say difficulty in focusing on close object. Okay, now if we talk about near vision accommodation. ओके, सो एक बार आप इमेजिन करो, आप बहुत ही पास की ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, चाहे आप मोबाइल को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो आप, उस टाइम होता क्या है, उस टाइम जब आप नियर ऑब्जेक्ट को देखते हो, जब आप नियर ऑब्जेक्ट को देखते हो, आपके आई के अंदर जो कि लेंस के पास में एक मसल्स होती है जो कि लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सकती है, उसकी शेप को वो चेंज करा सकती है, उसकी शेप को मोटा कर सकती है, उसकी शेप को पतला कर सकती है। एक लेंस के पास में एक मसल्स होती है, लाइक ये हमारी मान लो आइज़ है, और आइज़ के अंदर ये है अपना लेंस। ओके, ये लेंस है। ओके, इस लेंस के पास में यहाँ पे कुछ
सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, देन यहाँ पे है वो कुछ मसल सेल्स होती है, ओके, कुछ सीलियरी मसल सेल्स होती है, यहाँ पे सीलियरी मसल सेल्स होती है, सीलियरी मसल सेल्स होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सकती है लेंस को, ओके। देन यहाँ पे हम अपन को पता है द एंड, यहाँ पे रेटिना वाला पार्ट हमें वो देखने को मिलता है पीछे की तरफ, ओके, यहाँ पे रेटिना का पार्ट है वो देखने को मिलता है। देन यहाँ से है वो कुछ नर्व्स है वो जाती है, ऑप्टिक नर्व्स, ओके। सो अगर अपन पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये जो सीलियरी मसल्स है, ओके, लाइक ये यहाँ पे वो अपन को कॉन्ट्रैक्ट होती है वो दिखाई देती है, ओके, ये याद रखना। सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करेगी, संकुचित यहाँ पे होगी। संकुचित होने के कारण यहाँ पे होगा क्या, ये जो लेंस है उसके साइज में चेंजेस होगा, ओके, लेंस के साइज में चेंजेस होगा। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसके पास में जो लिगामेंट्स होते हैं, ओके, इसके पास में ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो यहाँ पे वो उनके अंदर टेंशन है वो डिक्रीज होगा, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं सीलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। देन जो लेंस के अंदर है वो साइज है वो चेंज होगा, जो लेंस है वो बिकम मोर राउंडेड, ओके, राउंडेड, तो वो कॉन्वेक्स शेप में ज़्यादा आ जाएगा, है ना। लेंस में वो कर्व कुछ ज़्यादा ही बन जाएगी, मान लो ये लेंस है तो इस लेंस में देखो कर्व कितनी बन गई है ना, राउंडेड हो जाएगा, ये फ्लैट नहीं होके ज़्यादा उत्तल जैसा हो जाएगा, है ना, कॉन्वेक्स शेप में मोर ज़्यादा आ जाएगा, राउंडेड हो जाएगा, है ना। तो ओके, जिससे क्या होगा, जो पास वाली ऑब्जेक्ट को अगेन एकदम पास में जो ऑब्जेक्ट है, ये पास में जो ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट आ रही है, उससे जो लाइट आ रही है वो काफ़ी एंगल से आती है, बहुत उसमें बड़ा एंगल होता है ना। जो पास वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है अपनी लेंस पे, उसमें बहुत बड़ा एंगल होता है, उस बड़े एंगल को वापस से रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा एंगल को अपन को वो उसमें है वो टर्न करना पड़ता है, तब जाके रेटिना पे फोकस होता है, ओके। अगर अगर ये लेंस राउंडेड नहीं होके, अगर ये लेंस फॉर एग्जांपल ये अभी राउंडेड हो गया है, ओके, पास वाली ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट आई, इस बड़े एंगल को इसने रेटिना के ऊपर फोकस कर दिया, ओके, यहाँ पे रेटिना है फॉर एग्जांपल। अगर अगर ये राउंडेड नहीं होता लेंस, यहाँ पे फ्लैट होता ये लेंस, ये अगर लेंस फ्लैट होता उसमें राउंडेड या कर्व ज़्यादा नहीं होती लेंस में, और ये पास में ऑब्जेक्ट इससे जो हाई एंगल से जो लाइट आ रही है उसको ये यहाँ पे इतना ज़्यादा वो बेंड नहीं कर पाएगा लाइट को वापस से, तो इतना ज़्यादा बेंड अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो लाइट है वो रेटिना से भी काफ़ी आगे निकल जाएगी, और जो इमेज है वो रेटिना से काफ़ी आगे ज़्यादा बनेगा, जो कि सिग्नल रेटिना के पास जाएगा ही नहीं। कहने का मतलब सिग्नल जो रेटिना के ऊपर जो रोड सेल्स है उनके पास ये सिग्नल जाएगा ही नहीं, तो वो इमेज दिखेगी नहीं, ओके। इसीलिए एज्ड पर्सन में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस की, ओके, ये जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, राउंडेड होना, कॉन्वेक्स होना या फिर कॉनकेव शेप में लाना, ये जो उसकी वो जो फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, राउंडेड वो इतना जल्दी नहीं हो पाता, तो वो पास की ऑब्जेक्ट को वो देखने में उनको काफ़ी ज़्यादा वो समस्या होती है, स्पेशली इन डिम लाइट, ओके, डिम लाइट में। तो यहाँ पे ये है वो, यहाँ पे क्योंकि ये राउंडेड हो गया है तो पास के ऑब्जेक्ट से जो हाई एंगल से जो लाइट आ रही है उसको काफ़ी ज़्यादा वो बेंड ये कर देगा, और वो रेटिना पे वो लाइट है वो बन जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज ऑब्जेक्ट की, बात कर ली हमने, अगर हम बात करें फार ऑब्जेक्ट अकोमोडेशन, ओके, सो फार ऑब्जेक्ट अकोमोडेशन में क्या होगा, फार ऑब्जेक्ट अगर है कभी दूर पे डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन वी लुक एट समथिंग इन द डिस्टेंस, ओके, सच एज लाइक लैंडस्केप और लाइक डिस्टेंट साइंस, ओके, सो यहाँ पे होगा क्या, सो द सीलियरी मसल सराउंडिंग द लेंस रिलैक्स, ओके, तो सीलियरी जो मसल्स है वो क्या होगी, रिलैक्स होगी, ओके, सीलियरी मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी यहाँ पे, ओके। सीलियरी मसल्स रिलैक्स होने के कारण जो वहाँ पे लेंस है उसकी साइज, उसकी शेप जो है वो फ्लैट हो जाएगी, ओके, कॉनकेव तो नहीं बोल सकते लेकिन फ्लैट हो जाएगी वो, ओके। तो लाइक
लेंस जो है अपना ओके बिकम फ्लेटर ओके। सो बाय थिनिंग इट्स सेंट्रल पोर्शन ओके, उसका सेंट्रल पोर्शन है वो थिन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मसल्स रिलैक्स हो रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वहाँ पे है वो इन लाइक सस्पेंस ये सस्पेंशन ये जो लिगामेंट्स है इनमें टेंशन वो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो लेंस है वो फ्लैटर हो जाएगा ओके। यहाँ पे लेंस है वो फ्लैट हो जाएगा और उसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो थिन हो जाएगा उसकी वजह से ओके। सो यहाँ पे लेंस सो जिससे यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आ रही है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एंगल से नहीं आती है, तो उसको इतना ज़्यादा बेंड नहीं करना है, जिससे ये फ्लेटर लेंस है वो इतना ज़्यादा उसको बेंड नहीं करेगा, तो रेटिना पे है वो ऑब्जेक्ट है वो फोकस कर लेगा ओके। अगेन फॉर एग्जांपल ये अपनी आइज़ है ओके, इसके अंदर ये अपना लेंस है, तो ये लेंस इस बार ऐसे फ्लैट हो जाएगा ओके, इतना ज़्यादा ओवल नहीं रहेगा। यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे इनमें टेंशन इंक्रीज होता है, जिससे ये जो खिंचाव उत्पन्न होता है तो जिससे सेंट्रल पोर्शन वो थिन हो जाता है और ये फ्लैट हो जाता है लेंस अपना ओके। इसके पास में यहाँ पे है वो सीलियरी मसल्स है ओके, जो कि इधर की तरफ रिलैक्स हो जाती है जिससे लिगामेंट्स में टेंशन बढ़ता है। और देन जो अपना रेटिना वाला पार्ट है ओके, रेटिना वाला पार्ट है और यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स है वो जाती है ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर से आ रहा होता है, कोई दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उससे लाइक दूर से अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उससे जो लाइट का एंगल है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको कम ही यहाँ पे है वो बेंड करना होता है, इतना ज़्यादा बेंड नहीं करना होता है। तो यहाँ पे है वो ये फ्लैट है वो लेंस, फॉर एग्जांपल यहीं पे है वो मान लो ये ओवल लेंस होता तो क्या होता, तो यहाँ से जो दूर लाइट हो रही है, दूर से जो लाइट आ रही है उसको वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर देता, काफ़ी ज़्यादा बेंड कर देता उस लाइट को, तो वो मान लो रेटिना इधर है तो वो पहले ही फोकस कर देता रेटिना से पहले ही ओके। तो इसलिए उसके लेंस का है वो शेप है वो उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सीलियरी मसल्स है उसके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से उसकी शेप वो मेंटेन होती है और हमें वो लाइट का वो उसको वो प्रॉपर फोकस हम कर पाते हैं उस ऑब्जेक्ट को रेटिना पे ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लाइक night blindness okay, okay. So night blindness also known as निक्टेलोपिया ओके, निक्टेलोपिया भी अपन बोल सकते हैं इसको, निक्टेलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस ही है ओके, जो कि यहाँ पे डिम लाइट और डार्कनेस में वो ऑब्जेक्ट को देखने में डिफिकल्टी होती है ओके। सो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी सीइंग द इन लाइक डिम लाइट और डार्कनेस ओके। सो अनलाइक कंप्लीट ब्लाइंडनेस डे टाइम विजन रिमेन्स अनअफेक्टेड ओके। सो डे टाइम दिन में अपन वो आराम से वो देख सकते हैं। एंड अगर हम कॉजेज़ की बात करें क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं इसके ओके, लाइक कॉजेज़ ऑफ नाइट blindness okay. So there are different kind of reasons okay. So like first is myopia okay, myopia okay, myopia we also called as near sightedness okay, near sightedness भी हम उसको myopia को बोल सकते हैं ओके। सो मायोपिया में बेसिकली होता क्या है, जो रेटिना वाला पार्ट होता है और जो ऊपर लेंस वाला कुछ पार्ट होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है और इलोंगेट होने से वो ज़्यादा कर्व हो जाता है। रेटिना वाला जो लाइक जो पार्ट होता है कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है वो इलोंगेटेड होता है, तो थोड़ा सा कर्व वहाँ पे वो हो जाता है, जिससे जो लाइट आती है वो वहाँ पे वो यहाँ पे कर्व होने से यहाँ पे एंगल उसका काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाता है, जिससे जो रेटिना होता है उससे पहले ही वो है वो फोकस हो जाती है लाइट, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लरी अपीयर होता है मायोपिया में ओके। एंड सॉरी, जिससे यहाँ पे वो ब्लरी डिस्टेंस विजन है वो यहाँ पे वो देखने को मिलता है ओके। जिस इसका वो यहाँ पे लेंस या फिर वो ऊपर सर्जरी वगैरह से कॉर्निया वगैरह को सही करके इसका इलाज हो सकता है। एंड यहाँ पे दूसरा है कॉज ग्लूकोमा ओके, ग्लूकोमा से भी यहाँ पे वो ये जो ऑप्टिक नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है ओके।
यहाँ पे जो इसका इलाज अगर नहीं हुआ तो ये जो फ्लूइड है आई बॉल के अंदर वो बढ़ता रहता है, वो फ्लूइड बढ़ता रहता है और ये जो ऑप्टिक नर्व है उनको डैमेज पहुंच जाती है, जिससे वो पुअर नाइट विजन हमें वो का सामना करना पड़ता है। ओके, तीसरा काउजेज यहाँ पे कैटरेक्ट्स। ओके, कैटरेक्ट्स यहाँ पे जो लेंस है, लेंस के ऊपर वाला जो पार्ट वो लाइक क्लाउडी हो जाता है। ओके ओके, क्लाउडी होने के कारण ये हेजी विजन हमें देखने को मिलता है, ब्लरी विजन, हमें धुंधला विजन है वो धुंधला धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो आई लेंस है वो क्लाउडी हो जाते हैं। ओके, सेकेंड। ओके, सो क्लाउडिंग ऑफ द आईज लेंस। ओके, सो यहाँ पे हमें जिससे ब्लरी विजन है वो देखने को मिलेगा। ओके, सो अगर हम बात करें फोर्थ कॉज के बारे में, विटामिन ए डिफिशियंसी। ओके, विटामिन ए deficiency. Okay, so this is early sign of vitamin A deficiency including night blindness. Okay, so night blindness ही early signs है कि आप में विटामिन ए की कमी हो रही है। एंड यहाँ पे अनदर कॉज इज डायबिटीज। ओके, सो डायबिटीज़ में ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, सो ग्लूकोज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है इन ब्लड के, जिससे जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। आई जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे है वो डैमेज हो जाती है। ओके, डैमेज आई ब्लड वेसल्स। ओके, जिससे वो पुअर विजन हमें देखने को मिलेगा, पुअर नाइट विजन। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक कंडीशन भी यहाँ पे है वो देखने को मिल सकती है। जेनेटिक भी ये हो सकता है। ओके, लाइक जेनेटिक कंडीशंस भी यहाँ पे हो सकती है, पेरेंट्स से भी ये आ सकता है नाइट ब्लाइंडनेस की सिचुएशन। ओके, लाइक जो कि रेटिना को अफेक्ट कर सकता है। ओके, अफेक्टिंग रेटिना। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जैसे कि रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, जेनेटिक यहाँ पे कंडीशंस में ही है वो, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस को अफेक्ट करते हैं रेटिना को, जिसमें एग्जांपल है रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। ओके, पिगमेंटोसा। एंड सेकंड है अजर सिंड्रोम 12। ओके, अजर सिंड्रोम 12। ओके, सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। आई फिजियोलॉजी हमने कंप्लीट कर दिया है। आप अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट में वो एंड स्क्रीन पे वो पार्ट फर्स्ट है वो आ जाएगा, वो पार्ट फर्स्ट भी देख लेना, जहाँ पे हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर और विजन, वेवलेंथ वगैरह लाइट के बारे में वो कुछ डिस्कस किया था। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। बाय बाय।